आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर देहरादून से है। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर बड़ा प्रहार। भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में लोगों के हितों पर चोट पहुंचाई, ये हरदा ने कहा है। सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, हरीश रावत ने कहा। गैरसैंण को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। गैरसैंण के मुद्दे को लेकर भी चुनाव आते वक्त हर बार का यही हो जाता है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर दिखाई देती है। एक बार फिर से इसी को दोहराया हरीश रावत ने। भाजपा सरकार ने लोगों के हितों पर चोट पहुंचाई है, हरीश रावत ने कहा। थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की और फिर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हमला बोला। और जितने प्रमुख चुनावी केंद्र हैं उन सब तक और भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार पिछले 4 साल लगभग 9.5 महीनों में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की उपेक्षा की, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर चोट की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाओ। अब इसी पर देहरादून से मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलती हूँ। विनोद, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से हरीश रावत हमलावर हैं, सरकार पर भी अलग अलग मसलों को लेकर वो बेहद आक्रामक भी दिखाई देते हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब सरकार की जो जन विरोधी नीतियां रही हैं उसी को लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी वापसी के लिए तैयारी की जाएगी। बिल्कुल देखिए दीपा, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधा है और हरीश रावत का ये मानना है कि पिछले 4.25 साल में राज्य सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। राज्य सरकार के तमाम जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, तमाम कार्य हैं, उन पर हमला बोलते हुए आज हरीश रावत ने कांग्रेस के पूर्व मुख्य होने के नाते और एक बड़े वरिष्ठ नेता होने के नाते सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत का ये भी मानना है कि जितनी भी उपलब्धि अब तक सरकार बता रही है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, जनता के बीच में जाकर, लेकिन सरकार ने जनता को ठगने का ही काम किया है। जो ये भी माना जाए कि अब चुनाव नज़दीक है तो पक्ष विपक्ष पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ पर जारी है दीपा, और उसको देखना होगा कि जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ है और उससे लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए जिन पर सरकार को घेरने का काम आज हरीश रावत ने किया है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। और उससे अलावा करीब 2 साल से देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। हरीश रावत लगातार ये मांग करते रहे कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। अगर राज्य सरकार इस बोर्ड को भंग नहीं करती है तो हमारी सरकार जो 2022 में आने वाली है वो बोर्ड को भंग करेगी। तो यही आज आरोप हरीश रावत के हैं कि जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो अलग अलग जिम्मेदारी हरीश रावत पर ही है और इसलिए वो बेहद आक्रामक तरीके से सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ विनोद। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में गैरसैंण को मुद्दा बनाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा पहुंचे उपनेता सदन करण महरा ने कहा है कि कांग्रेस ने राजधानी के लिए वहां पर बहुत काम किए हैं और कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, मगर 5 साल में भाजपा ने गैरसैंण में कोई काम नहीं किया है। से स्थायी राजधानी का पक्षधर रहा हूँ, हमेशा मेरे बयान भी, हाउस में मेरे प्रश्न भी उसी को लेकर रखते रहे हैं। मेरा लेकिन एक आश्चर्य इस बात पे है, जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया, वो विंटर्स में वहाँ सत्र चलाने की जिद कर रही है। केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके के कदम उठाना ये ठीक नहीं है। हाँ, आप उसको स्थायी राजधानी बनाइए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कीजिए, जो वहाँ ड्यूटी करने वाले हैं 4th क्लास कर्मचारियों से लेके जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके लिए पूरी सम्मानजनक ढंग से रहने खड़े होने की व्यवस्थाएं हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देहरादून से वन विभाग में हुए ट्रांसफर से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने किए कुछ अधिकारियों के
तबादले वापस, ये बड़ी खबर है। आईएफएस एसोसिएशन कर रहा था ट्रांसफर का विरोध। आपने देखा लगातार जो वन विभाग के अधिकारी थे वो इसको लेकर मोर्चा खोल चुके थे। कुछ वन अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, निरस्त। अभी जो तबादले हुए थे उनमें से कुछ को निरस्त कर दिया गया। धर्मेश कुमार, धर्म सिंह मीणा, दिनकर तिवारी, हिमांशु बागड़ी के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। जो विरोध हुआ उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आईएफएस अशोक कुमार पर चल रही थी जांच। अब जो तबादले अभी हाल फिलहाल में हुए उसके बाद नाराजगी जाहिर की गई और उसके बाद अब हुआ ये कि कुछ अधिकारियों के तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए आप तक मेरे सहयोगी विनोद लगातार बने हुए। विनोद, क्योंकि ये हो रहा था, अब हमने देखा कि लगातार जब से तबादले हुए तब से लगातार जो वन विभाग के अधिकारी थे वो लामबंद हो रहे थे, विरोध कर रहे थे, पक्षपात का साफ तौर से वो आरोप लगा रहे थे। उसके बाद अब कुछ जो तबादले हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल दीपा, देखिए अभी 4 दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बम्पर 30 तबादले किए गए थे। राज्य सरकार के द्वारा ये तबादले लगातार एक सुर्खियों का विषय इसलिए बन रहे थे कि आखिरकार इनके पीछे मंशा क्या है। ऐसे में जो प्रमुख वन संरक्षक रहे हैं राजीव भरतरी, उनको हटाया गया है और ऐसा पहली बार ऐसा है कि 21 सालों में कि इस टेन्योर में पहुंचकर इतने बड़े अफसर को हटाया जा रहा है। और उसके बाद में तमाम ऐसे अन्य अफसरों के भी तबादले किए गए हैं, जिसके चलते आईएफएस एसोसिएशन ने ये बात कही है, मुखर हुई है, अपनी नाराजगी आपत्ति जाहिर की गई है कि आखिरकार जिस तरीके के तमाम ये ट्रांसफ़र हुए हैं उसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि अगर धामी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो इन तबादले आदेश के खिलाफ वो मोर्चा खोलते हुए कोर्ट की शरण लेंगे। लिहाजा एक महत्वपूर्ण जानकारी में ये भी बताऊं कि जो 4 दिन पहले 30 तबादले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुए थे उसमें 6 तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। अशोक कुमार गुप्ता हो या फिर थिरू ज्ञान संबद्ध जो अधिकारी हैं, वन अधिकारी, इन पर जांच चल रही थी। इसके अलावा 4 अधिकारी ऐसे हैं जिनका समय नज़दीक है, रिटायरमेंट का समय नज़दीक है, उनके तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा बवाल यहाँ पर और एक जो आपत्ति जाहिर एसोसिएशन कर रही है कि आखिरकार इन जो तबादले हुए हैं उनके पीछे सरकार की क्या मंशा है। और दीपा, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी कि चलिए वित्तीय अनियमितताओं के कारण प्रमुख वन संरक्षक रहे राजीव भरतरी की छुट्टी कर दी गई हो, लेकिन जहां पर भी ये तमाम भ्रष्टाचार हो, वित्तीय अनियमितताएं हों, उस जिम कार्बेट के निदेशक पर आखिरकार सरकार इतनी क्यों मेहरबान है, उसकी कुर्सी आखिरकार क्यों ऐसी जस की तस बनी हुई है। तमाम ऐसे घटनाक्रम और विषयों को लेकर आईएफएस एसोसिएशन ने अब धामी सरकार से गुहार लगाई है कि आखिरकार हमारी बात सुनी जाए। और उसके अलावा अगर धामी सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनती है तो वो कोर्ट की शरण में जाने के लिए भी तैयार है। ऐसे में आज ये जानकारी मिल रही है कि आईएफएस एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल सकते हैं। लिहाजा जो तबादले 4 दिन पहले हुए थे, 30 तबादले हुए थे, उनमें से 6 तबादले अधिकारियों के तबादलों को वापस ले लिया गया है। अब खबर ये आप महत्वपूर्ण दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ अधिकारी जाकर के सीएम से भी मुलाकात आज कर सकते हैं। आप रहिए विनोद हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से भी खबर है। आईएएस दीपक रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देहरादून से ये बड़ी खबर आईएएस दीपक रावत को लेकर है। दीपक रावत को कुमाऊं कमिश्नर बना दिया गया है, बड़ी खबर है। अभी एमडी पिटकुल और निदेशक उरेडा के पद पर तैनात थे दीपक रावत, अब अहम जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर उनको दे दी गई है। इसी पर विनोद लगातार बने हुए। विनोद, दीपक रावत को अहम जिम्मेदारी कुमाऊं की सौंप दी गई है। चुनाव आने से पहले यह अहम जिम्मेदारी होगी दीपक रावत के लिए। बिल्कुल, देखिए दीपा, एक बड़ी जिम्मेदारी आईएएस 2007 बैच के दीपक रावत को मिली है। और जिस तरह से महाकुंभ हरिद्वार में वो मेला अधिकारी रहे हैं और उसके बाद जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ उसके बाद उनको पिटकुल एमडी और उरेडा के पद पर यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन एक ज़रूर ऐसी बात चल रही थी कि दीपक रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उन्हीं के साथ के जो एसएसपी कुंभ रहे हैं उनको राजधानी देहरादून के बतौर एसएसपी बनाया गया है। उसके चलते ऐसा माहौल जरूर बन रहा था कि दीपक रावत को सरकार और शासन बड़ी जिम्मेदारी देगा। और कल देर रात 35 आईएएस और पीसीएस अफसर के सरकार ने तबादले किए हैं, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर पद से जिनको हटाया गया है वो उनके बाद में
2007 बैच के IAS अफसर दीपक रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और क्योंकि चुनाव नजदीक है दीपा, उससे ठीक पहले तमाम अफसरों की तैनाती की जा रही है। उससे ठीक पहले IAS अफसरों के तबादले हुए, देर रात IAS अफसरों और PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। तो ऐसे में उसी क्रम में IAS आप कीजिए अभी तक का जो और पूरा रिकॉर्ड रहा है दीपक रावत का, उसके बाद ये अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जो उनकी छवि रही, जो रिकॉर्ड रहा, उसके आधार पर ही अब कुमाऊं कमिश्नर को बना दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। सीएम ने चित्रेश बिष्ट के परिजनों से मिलने के बाद कहा कि पीएम ने उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद शहीदों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। सीएम ने इस दरमियान शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को याद किया और उनके परिजनों को ढांढस भी बधाया। वहीं शहीद चित्रेश बिष्ट के पिता सैन्य धाम बनाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए भावुक दिखाई दिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये सराहनीय कदम है। इसी प्रकार अगर शहीदों का सम्मान होता रहे, उनका उनके परिवारजन इसके लिए आभारी हैं सरकार के। हमें गर्व है मेजर चित्रेश बिष्ट पर, हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों पर, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और सबके आंगन की जो पवित्र माटी है वो सैन्य धाम पहुँचेगी। और हमेशा हमारे ये वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। निश्चित रूप से मैं पुनः आज मेजर चित्रेश बिष्ट को, उनको बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ ही साथ उनके माता पिता, जिन्होंने बहुत कठिन दौर देखा है, भगवान जो है उनको ऐसे समय में शक्ति भी दे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर से एंट्री करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर कोविड की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। और इसके साथ ही ये भी आदेश दे दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी चेकिंग बढ़ाई जाए। विल बी टारगेटिंग, इसमें टारगेटेड वे से हम करेंगे। स्पेसिफिक जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी हम सैम्पलिंग कराएंगे और इसमें चेक करेंगे। स्पेसिफिकली बॉर्डर्स पे जैसे आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके पास कोविड हमारा सर्टिफिकेट हो, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो। और अगर यदि उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो वहाँ वैक्सीन करवाएं। दिस इज विल बी जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स होंगे अभी हमें उत्तराखंड सरकार के मिलेंगे, उस हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पहाड़ी जिलों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग 3 साल से अधिक समय से प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन और देवस्थानम बोर्ड को लेकर आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, जबकि प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में आक्रोश होने के बावजूद भी सरकार इसे खत्म नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में डीएम ने मतदान के लिए प्रति जागरूकता के लिए 11 रथों को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। दरअसल प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करें, जिससे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आपको भली भांति यह विदित है कि शीघ्र ही उत्तराखंड में जनरल इलेक्शंस होने हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में 11 नवंबर को और एक 23 नवंबर को 2 गाइडलाइन बड़ी विस्तृत रूप से जारी की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो भी मतदाता हैं, कई मतदाता तो ऐसे हैं जो पहले से ही मतदान प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं और कई ऐसे नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष की उम्र में अभी प्रवेश किया है और पहली बार मतदाता बन रहे हैं। इन सभी को, पुराने मतदाताओं को भी, नए मतदाता को भी जागरूक करने के लिए कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छी तरह से ट्रेंड हो कि किस प्रकार से उन्हें ईवीएम पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। पिथौरागढ़ में भी मौसम बदल गया। पारा गिरने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि हल्की बारिश हो सकती है अलग अलग इलाकों में, तो वहीं उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। आगे बढ़ते हुए खबर पौड़ी से। पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा युवा मोर्चा की रैली में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी दौरे पर सीएम धामी है, भाजपा युवा मोर्चा की रैली में शामिल हुए। भाजपा युवा मोर्चा निकाल रहा अभिनंदन रैली, जिसमें धामी पहुंचे कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनका ये दौरा पौड़ी का बेहद अहम है। कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी वो यहां पर करेंगे। कई सौगातें पौड़ी को आज देने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभिनंदन रैली निकाली है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें शरीक हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। वहां पर ग्राउंड पर क्या तैयारी है पार्टी की वापसी को लेकर, क्योंकि बार बार दावा ये किया जा रहा है कि इस बार वापसी होनी है बीजेपी की फिर से 2022 के इलेक्शन में, और इसीलिए वहां पर गए हैं भांपने के लिए कि जनता का मूड किस तरीके से है, और साथ ही वहां पर कार्यकर्ताओं की रणनीति किस तरीके से है, वो आम लोगों के बीच में किस तरीके से जा रहे हैं। इस अभिनंदन रैली के जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश है, जिसमें खुद मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे। यहां सीएम ने अपने संबोधन में पूर्व सीएम एनडी तिवारी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि पंतनगर सिडकुल का नाम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर होगा। साथ ही काशीपुर में नेपाल की करीब 1000 एकड़ जमीन पर माफ कीजिएगा 1000 एकड़ जमीन पर सिडकुल बनेगा। इसके अलावा भी सीएम ने जसपुर में कई बड़ी घोषणाएं की। औद्योगिकरण करने के लिए जिन लोगों का भी स्थान रहा है, हमने राजनीति से हटकर काम किया है। मैं ऐसे मंचों पर आता हूँ तो कभी राजनीति की बात नहीं करता हूँ, कभी हम राजनीति के नजरिए से विकास को नहीं देखते हैं। हमने नारायण दत्त तिवारी जी से सीखा सतत विकास और अनुरत विकास। अनवरत विकास चलना चाहिए। इसलिए सिडकुल बनते समय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसलिए हमने ये तय किया हमारी सरकार ने कि ये उत्तराखंड का जो पंतनगर का सिडकुल है वो नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से जाना जाएगा। जो हमारी शुगर मिल थी सितारगंज की, वो शुगर मिल हमने चलाने का निर्णय लिया था। मैंने मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को जब से काम करना शुरू किया तो मैंने ये संकल्प लिया था कि हम ये सितारगंज की शुगर मिल चलाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश का भी अध्ययन किया। हमने तय किया कि हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी सरकार उनके सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी, और 355 रुपया हमने इसका गन्ने का मूल्य घोषित किया है। और कल का देवस्थानम बोर्ड भंग करने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उन्होंने ये कहा कि ये फैसला देश काल परिस्थिति के मुताबिक लिया गया है। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि आज मीडिया से मुखातिब हुए हैं, और आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। सर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ही जो है लगातार इस पर बात की थी। सभी लोगों ने कहा था कि हमारी ये मांग है, और हमारे हक हकूकधारी पंचायत के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे संत समाज के लोग, हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, सभी लोगों ने अलग अलग तरह से सब लोगों ने अपनी बात करी थी, और हमने उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट हमको दे दी थी। उस रिपोर्ट को देखा, सभी लोगों के मंतव्य लिए, सभी जनप्रतिनिधियों से बात करी, अंततः हमने उसको आज वापस लेने का निर्णय लिया। सर, अब आगे किस तरीका का स्टैंड रहेगा तीर्थ पुरोहितों का? नहीं, वो तो सभी लोगों का चूंकि एक ही मांग थी उनकी लगातार, तो हमने आज उसको कर दिया है। तो अब उन सबका आशीर्वाद चाहिए, हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा सबका। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो आज देवस्थानम बोर्ड खत्म हुआ है, जिसको लेकर अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून।